हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन पांडे ठोस चैप्टर का एक दूसरा लेक्चर लेके हम आ रहे हैं। तो आज हम लोग इसमें क्रिस्टल निकाय के बारे में पढ़ेंगे और इस क्रिस्टल निकाय में पढ़ने से पहले हम लोग कुछ परिभाषित तथ्यों का विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि जब तक हम लोग इस परिभाषित तथ्यों के बारे में नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें किसी क्रिस्टल निकाय के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले हम कुछ परिभाषित शब्दों के बाद को समझेंगे और फिर उसके बाद हम क्रिस्टल निकाय और क्रिस्टल निकाय के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। पहला परिभाषित शब्द जिसे हमें समझना होगा वो होता है त्रिविमीय जालक। तो त्रिविमीय जालक को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक क्रिस्टल की संरचना किसी ठोस के अणु को बनाते हैं। किसी ठोस के अंदर अणुओं का एक विशेष प्रकार का इस तरह से अणुओं का अरेंजमेंट होता है, वो एक निश्चित व्यवस्था में एक दूसरे से लगे हुए फैले होते हैं। यानी किसी भी ठोस के अंदर जो ठोस के अणु होते हैं जिनको आप अवयवी कण कहते हैं, वो सभी ठोस के अवयवी कण एक दूसरे से अंतराकर्षण बल के द्वारा बंधकर पूरे ठोस अणु का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था होती है उस ठोस के अंदर के ये सभी अवयवी अण हैं और ये सभी अवयवी जो कण हैं वो सभी एक दूसरे से समेकित होके, यानी जो आप मैंने आपको इसके ठीक पहले वाले वीडियो में बताया था कि जितने सारे ठोस होते हैं उनके बीच, उनके अणुओं के बीच में या उनके अवयवी कणों के बीच में एक विशेष प्रकार का बंध होता है जिसके कारण वो एक दूसरे से जुटे होते हैं। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये अवयवी कण है और ये अवयवी कण एक दूसरे से एक विशेष बल के द्वारा, जिनको हम अंतराकण बल भी कह सकते हैं, से बंधे हुए हैं। तो किसी भी ठोस के अंदर इस तरह की इस तरह के अणुओं की व्यवस्था होती है। तो अगर हम इनके केंद्र से, एक के केंद्र से दूसरे के केंद्र को मिलाते चले जाएं तो एक विशेष प्रकार की संरचना मिलती है हमको। आप देखेंगे सभी के केंद्र को हम मिलाते हुए चले जा रहे हैं तो सभी के केंद्र एक दूसरे से समेकित हो रहे हैं, एक दूसरे से कॉन्जुगेशंस कर दे रहे हैं। तो इसमें आपको देखने पे ये लगेगा कि कोई एक ऐसी संरचना है जिस संरचना की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है ना। और वो संरचना मिलके सारी संरचना, यानी एक आपको कॉमन सी संरचना मिलेगी। अगर हम यहां से देखें तो एक संरचना हमको ये मिल रही है कि ऐसे चार अणु एक दूसरे से समेकित हैं और वो चार अणु जो एक दूसरे से समेकित हैं इनके केंद्रक से मिलाने वाली जो पार्ट है, इसी पार्ट का आप हर जगह पुनरावृत्ति देख रहे हैं, है ना। तो इस पार्ट को हम कहते हैं यूनिट सेल, या हम इसको कहते हैं एकक सेल। इसी को यूनिट सेल ही कहते हैं और इसी को एकक सेल कहते हैं। ये भी आपकी एक परिभाषा में हम इसको ऐड करेंगे, एकक सेल। लेकिन अभी पहले हम त्रिविमीय जालक के बारे में पढ़ लेते हैं। तो क्या होता है कि एकक सेल को आप बार बार आते हुए देख रहे हैं, तो त्रिविमीय जालक को परिभाषित करते समय आप ये कह सकते हैं कि बार बार आके एकक सेल जिस संरचना का निर्माण करता है उसे हम त्रिविमीय जालक कहते हैं। मैंने क्या कहा कि जो एकक सेल है वो बार बार दोहरा के 3 बार आके 4 बार, देखिए यहाँ पे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो इस तरह इसकी संख्या 10 बार, 20 बार, 100 बार आके क्या करती है, एक क्रिस्टलीय जालक की संरचना का निर्माण करती है। तो जो क्रिस्टलीय जालक संरचना होती है उसी को हम त्रिविमीय जालक कहते हैं। त्रिविमीय का मतलब होता है 3 डायमेंशनल, 3 दिशा से, यानी जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो। तो ये जो यूनिट सेल होता है जिसको हम एक एक सेल कहते हैं, ये एक एक सेल बार बार जुड़ के एक विशेष संरचना का निर्माण कर देता है और इसी संरचना को हम त्रिविमीय जालक कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिविमीय जालक कहते हैं। दूसरी मेरी डिफिनीशन की जो मैंने अभी बताया आपको कि दूसरी जो मेरी डिफिनीशन की बात थी जिसको हम एक एक सेल कहते हैं, तो एक एक सेल का मतलब ये होता है कि किसी भी त्रिविमीय जालक में जिस यूनिट का या जिस एक एक सेल की बार बार पुनरावृत्ति होती है, यानी वो बार बार आए, जो संरचना बार बार आए। आप ऐसे कहो कि किसी भी त्रिविमीय जालक में जो संरचना बार बार आती है उसी को हम एक एक सेल कहते हैं। ये जानकारी रखना आपको नितांत आवश्यक है। कि आप फिर से एक बार मैं इसको रिवीजन आपको कराता हूं कि किसी भी ठोस के त्रिविमीय जालक में जो संरचना बार बार आ रही है, देख रहे हैं ना, ये एक छोटी सी संरचना
ये छोटी सी संरचना 4 मॉलिक्यूल्स के साथ देखिए आपके सामने मैंने बता रखी है, ये बार बार आ रही है और इसी के बार बार आने के कारण ही इसी को हम एकक सेल कहते हैं, या इसे इंग्लिश में हम कहते हैं यूनिट सेल। दूसरी चीज होती है, एक शब्द आता है जिसको हम कहते हैं जालक बिंदु। जालक बिंदु, तो जालक बिंदु का मतलब क्या होता है? अब देखिए पूरे ठोस में, ये ठोस में या पूरे ठोस में देखिए, या त्रिविमीय जालक में देखिए, या एक एक सेल में देखिए, तो जितने बिंदु, ये पूरी संरचना देख रहे हैं ना, ये गोला जिसको आप कह सकते हो, इसी को हम लैटिस पॉइंट कहते हैं या जालक बिंदु कहते हैं। तो किसी भी त्रिविमीय जालक में जितने, आप ऐसे कह सकते हो, किसी भी जालक में जितने अणु उपस्थित होते हैं या जितने अवयवी कण उपस्थित होते हैं, वही उसका जालक बिंदु होता है। वही क्या होता है? उसका जालक बिंदु होता है। यानी आप कह सकते हो कि किसी भी त्रिविमीय संरचना या किसी भी एक एक सेल में उपस्थित जो बिंदु होती है, जो अणु की संख्या होती है, जो अवयवी कणों की संख्या होती है, उसी को हम जालक बिंदु कहते हैं। तीसरी चीज होती है जिसको हम कहते हैं समन्वय संख्या। एक और चीज आती है आपकी जिसको हम कहते हैं समन्वय संख्या। क्या कहते हैं? समन्वय संख्या। तो समन्वय संख्या का मतलब होता है, एक छोटा सा शब्द में जान लो, पड़ोसी परमाणु। समन्वय संख्या को आप कहो पड़ोसी परमाणु। तो पड़ोसी परमाणु क्या होगा? या पड़ोसी कण मान लो। जैसे मान लो आपने ये परमाणु ले लिया और इस परमाणु से कितने परमाणु जुड़े हैं? देखिएगा, इस परमाणु को अगर हम मानते हैं तो इस परमाणु से ये परमाणु जुड़ा हुआ है, इस परमाणु से ये परमाणु जुड़ा हुआ है, इस परमाणु से ये परमाणु जुड़ा हुआ है, इसी परमाणु से ये परमाणु जुड़ा हुआ है। तो यानी इस परमाणु से हमारे 4 परमाणु जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4। तो इसी को हम, इस परमाणु, बीच वाले परमाणु का ये जो 4 परमाणु जुड़े हैं, यही इसकी समन्वय संख्या होती है। इंग्लिश में कभी कभी हम इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो मैंने आपको बताया कि समन्वय संख्या क्या होगी? किसी परमाणु से जुड़े हुए या किसी परमाणु से सटे हुए जितने परमाणु उपस्थित होते हैं, उसी को हम समन्वय संख्या कहते हैं। फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि किसी भी परमाणु या किसी भी संरचना में, किसी भी जालक संरचना में एक परमाणु के द्वारा जितने परमाणु जुड़े हों या जितने अवयवी कण जुड़े हों, वही उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। जहां मैंने अभी आपके सामने मैंने बताया कि इस बीच वाले परमाणु से एक इधर परमाणु, फिर एक इसके ऊपर वाला परमाणु, एक इधर वाला परमाणु, एक नीचे वाला परमाणु, ये 4 परमाणु जुड़े हैं। और इसी के कारण ये जो त्रिविमीय जालक है, इस जालक के इस परमाणु का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा? 4 होगा। अब अगली डिफिनीशन हम लोगों को पढ़नी है, अगली परिभाषा समझनी है, ये फलक क्या होता है। ठीक, तो चलते हैं हम एक एक सेल बनाते हैं। सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा एक एक सेल बना लेना जरूरी है। जब तक हम सेल नहीं बनाएंगे तब तक उस चीज के बारे में हमें जानकारी नहीं हो सकती। तो इस तरह से आप मिलाएंगे, आप देखते रहिए, आपको भी बनाना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी एक अच्छा खासा संरचना का निर्माण कर लेंगे। ठीक है ना? बहुत जरूरी है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको इसका फायदा नहीं होगा। अब देखिए, अपने माचिस की डिब्बी देखी होगी, माचिस का डिब्बी देख लो, या जिस रूम में बैठे हो उसी को मान लो इसको। ठीक है ना? तो होता क्या है, इस संरचना में आपने देखा होगा कि ये देखिए मेरे पास एक क्यूबिक की संरचना है, देख रहे हैं ना, ये क्यूबिक की संरचना है। इस क्यूबिक की संरचना में आप देख रहे हैं पूरे घन के आकार का, यानी इसका आकार इसके सिमिलर है। तो मैं फलक बता रहा था। अब देखिए फलक के बारे में अगर मैं आपको बताता हूं तो फलक देखिए, फलक किसको कहते हैं? तो किसी भी क्यूबिक के चारों तरफ का वो क्षेत्र, देख रहे हैं ना, समतल क्षेत्र, देख रहे हैं ना, ये जो समतल क्षेत्र है, किसी भी क्यूबिक का जो समतल क्षेत्र है, इसी को हम फलक कहते हैं। अगर सामान्यतः क्यूबिक की ली जाए या फिर विषम लंबाक्ष ली जाए, एकांताक्ष ली जाए, किसी भी तरह का अगर कोई भी फलक, कोई भी एक एक सेल है, तो इस एक एक सेल का वह पार्ट जो समतल हो, देख रहे हैं ना, ये इसी को हम फलक कहते हैं। ये संरचना फलक कहलाती है ना? अब देखिए इसमें फलक की संख्या कितनी होगी? 1, दूसरा यहां 2 हो गया, तीसरा इधर, इसके नीचे वाला चौथा, इधर 5वां और इधर 6वां, यानी सब मिला के
6 फलक होते हैं। यानी आप कह सकते हो किसी भी एक एक सेल में जो हमारे फलक की संख्या होती है वो कितनी होती है, 6 होती है। तो समझ में आ गया होगा कि किसी भी जो एक एक सेल होता है उसमें फलक क्या चीज होती है, ठीक है ना। दूसरी एक शब्द और आता है जिसको हम कहते हैं कोर। जो अगली डिफिनीशंस हमारी है 6वीं डिफिनीशंस, इस 6वीं डिफिनीशंस को हमें आपको बताना है जिसको हम कोर कहते हैं। तो कोर का क्या मतलब होता है? कोर का मतलब होता है जो जहां पे 2 फलक आके मिलती हैं। देखिए एक फलक ये है, दूसरा फलक ये है, ये दोनों आपस में यहां आके मिल रही हैं, तो इसी को हम कोर कहते हैं। यानी ये कोर हो गया, ये कोर हो गया, अगला ये कोर हो गया, फिर यहां पे कोर हो गया। मतलब जहां पे 2 फलक आके मिल रही हैं, देख रहे हैं ना, जहां पे 2 फलक आके मिल रही हैं, इन सभी पॉइंट्स को या इन सभी किनारों को हम कोर कह सकते हैं, ठीक है ना। तो आप कहोगे कि जहां पे जो 2 फलक आके मिलती हो या 2 फलक आके प्रतिच्छेदित करती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं, है ना। अगली हमारी डिफिनीशंस जो है आप लोग को बतानी है, जिसका जो डिफाइन करनी है उस डिफिनीशंस को है, उसका नाम है अंतराफलकीय कोण। क्या कहते हैं उसको? अंतराफलकीय कोण कहते हैं उसको। है बड़ी अच्छी चीज, और आगे जाके ये आपको बहुत ही मदद होगी, क्योंकि बहुत तरह के क्रिस्टल निकाय जब आप पढ़ोगे तो आपको अंतराफलकीय कोण के बारे में भी नॉलेज रखना जरूरी हो जाएगा, नितांत आवश्यक हो जाएगा, ठीक है ना। तो अंतराफलकीय कोण क्या होता है? तो अंतराफलकीय कोण हम पढ़ेंगे। देखिए अभी आपको मैंने बताया कि इसके 2 फलक कहीं ना कहीं मिलते हैं, कोर पे मिलते हैं। तो जब कोर पे इसके 2 फलक मिलते हैं तो इन दोनों के बीच में, जैसे देखिए एक ये फलक है, इस फलक को देख रहे हैं, दूसरी ये नीचे वाली फलक आपस में मिल रहे हैं, तो इन दोनों फलकों के बीच में कोई ना कोई एंगल बन रहा है। ये फलक और ये नीचे वाली फलक एक दूसरे से मिल रही हैं, तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई कोण बन रहा है। इसी कोण को हम अंतराफलकीय कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतराफलकीय कोण। इसको परिभाषित करते समय आप कह सकते हो कि क्रिस्टल में उपस्थित आपस में जुड़े किन्हीं 2 समतलीय फलकों के मध्य उपस्थित कोण को अंतराफलकीय कोण कहते हैं। और इन कोणों को हम अल्फा, बीटा और गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा, बीटा, गामा से। और अब मैं इसको सरल भाषा में बता दूं कि 2 आपस में जुड़ी हुई फलकों के बीच में जो कोण बनता है उसी को हम अंतराफलकीय कोण कहते हैं। यानी 2 फलक जहां मिला, देख रहे हैं ना, एक फलक ये है और दूसरा फलक ये नीचे वाला, ये जहां पे आके मिला वो हो गया अंतराफलकीय कोण। फिर आगे देखिए, जहां पे अब देखिए ये आगे का फलक है और ये बगल वाला फलक है, ये दोनों यहां पे आके मिल गया तो वो दूसरा कोण हो गया। ये देखिए नीचे वाला फलक और इसी के साथ ये देखिए इधर वाला फलक हो गया और ये पीछे वाली फलक हो गई, वो दोनों जो कोण बना उसको हम इस तरह कहते हैं। आप इस तरह से समझो, देखो इस पॉइंट्स पे, ऑन दैट पॉइंट, अब देखिए यहां पे ये फलक इस फलक के द्वारा और इस फलक के द्वारा कोण बन रहा होगा तो वो भी कोण होगा। यहां पे इसके द्वारा और इसके द्वारा जो कोण बन रहा है, यानी ये जो फलक है और इस फलक के बीच में जो कोण बन रहा है वो भी अंतराफलकीय होगा। इसके द्वारा और इसके बीच में जो कोण बन रहा है, भाई ये फलक एक हो गया, दूसरा फलक ये हो गया, तो इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है उसको भी अंतराफलकीय कोण कहते हैं। एक को हम कहते हैं अल्फा, दूसरे को कहते हैं हम बीटा और तीसरे को हम क्या कहते हैं? गामा कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका अंतराफलकीय कोण हो गया। अगली जो डिफिनीशन हमारी है, इस डिफिनीशन को, ये होता है रूप। एक नॉर्मल सी डिफिनीशन है, आप अपने दिमाग में रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हो सकती है। ये जो रूप की बात कह रहा हूं, रूप में क्या होता है कि बहुत सारे फलक जब आपस में मिलते हैं तो इन फलकों के द्वारा ही क्रिस्टल का निर्माण होता है। जैसे मैंने यहां बताई कि 6 फलक आपस में मिल गए, तो 6 फलक आपस में ऐसे मिले हैं कि घनीय का निर्माण हुआ है। घनी का मतलब चारों कोर बराबर है, तो घनी का निर्माण हो गया।
छह फलक ऐसे मिले, कभी छह फलक मिलते हैं तो किसी दूसरे क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, जैसे हम कह सकते हैं टेट्रागोनल कह सकते हैं, आर्थोरोम्बिक कर सकते हैं, मोनोक्लिनिक कह सकते हैं, ट्राइक्लिनिक कह सकते हैं। तो ये एक विशेष रूप को धारण करते हैं। जब ये फलक मिलते हैं तो एक विशेष रूप का निर्माण करते हैं। जैसे देखिए मैं आपके सामने एक और क्रिस्टल बनाने जा रहा हूं। देखिए ध्यान से देखिएगा, आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा, थोड़ा सा भी मजा नहीं आएगा। और आपको मैं बता दूं, ये सॉलिड का जो चैप्टर है ये केवल कल्पना, जिसके पास जो जितने ही अच्छी कल्पना करेगा वो उतना ही अच्छा सॉलिड को पढ़ लेगा, सॉलिड के बारे में जानकारी रख लेगा। देखिए मैंने एक और क्रिस्टल बना दी, तो यहां पे क्या हुआ, फलक की संख्या 6 थी, बट यहां पे फलक की संख्या क्या हो गई, आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6, एक ऊपर से है 7 और नीचे से 8। इस तरह फलक की संख्या कितनी हो गई, 8। तो फलक की संख्या और फलक के जुड़ने के कोण, ये सारी चीजें एक दूसरे पे डिपेंड करके इन किसी भी क्रिस्टल के रूप का निर्धारण करते हैं। ये जुड़ के अलग अलग रूपों का निर्माण करते हैं और यही रूप जो होते हैं वो उसकी पहचान होती है कि किस तरह से इनके रूप का निर्धारण होता है और उनके रूप, विशेष रूप का गुण क्या होता है। तो हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, तो हम इसी गुण के बारे में बात करने चलते हैं कि कितने प्रकार के क्रिस्टल निकाय होते हैं और उनके गुण क्या चीजें हैं। अब हम लोग क्रिस्टलीय निकाय के बारे में पढ़ते हैं। क्रिस्टलीय निकाय क्या होता है, तो क्रिस्टलीय निकाय को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ी चीज फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो क्रिस्टलीय निकाय पढ़ने के लिए हम लोग को रिवीजन क्या करना पड़ेगा कि हम लोग ये ध्यान में रखें कि किसी भी क्रिस्टलीय निकाय को किस तरह से रीड करने के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी या कौन कौन से गुण ध्यान में रखे गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक फिर क्रिस्टल बनाएंगे, एक क्यूबिक सेल बनाएंगे, और क्यूबिक सेल बनाने के बाद तो उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको हम प्रॉपर्टी के रूप में बैठ के स्टडी कर सकते हैं। ठीक है ना, मैंने आपसे कहा था कि बार बार आपको ये चीज बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अभी मैंने क्या किया, एक आपके सामने क्यूबिक मैंने बनाई, तो मैं लेता हूं इसका कोई ऐसा एंगल जहां पे 3 फलक मिलते हो, देख रहे हैं ना, मैं इसी को ले रहा हूं, मैं यहां पे इसको ड्रॉ कर दे रहा हूं आपके सामने। मैंने ड्रॉ किया इस तरह से और ये हो गया, ठीक है। तो इसी में क्या होता है, 3 डायमेंशनल त्रिविमीय। अभी मैंने कुछ समय पहले मैंने त्रिविमीय का नाम लिया था, त्रिविमीय जालक का नाम लिया था, तो यहां पे देखो त्रिविमीय जालक के बारे में आ गया। तो यहां पे 3 बीमाएं हैं, इन 3 बीमाओं को क्रम से हम प्रदर्शित करेंगे ए, बी और सी से। हम लोगों ने क्या दिया इसको, ए, बी और सी से, ठीक है ना। और इनके बीच के कोड को भी हमने यहां पे कर दिया, इसको हमने कर दिया अल्फा कोड कर दिया, है ना। या फिर इसको, हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, यहां पे इसको कर दो आप, यहां पे हम कर देते हैं इसको बीटा कर देते हैं, और इसको हमने कर दिया गामा कर दिया। तो ये जो हम लोग क्रिस्टल निकाय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो यहां पे इसके बॉड, जिसको आपने कहा था कि अंतराफलकीय कोण और भुजा की लंबाई, ये दोनों डिपेंड करेगी, ये दोनों निर्भर करेगी जो हम लोग क्रिस्टल निकाय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आप ये विशेष ध्यान रखिएगा कि जो हम क्रिस्टल निकाय पढ़ने जा रहे हैं, किसी भी क्रिस्टल निकाय के बारे में, वहां पे भुजा की लंबाई और क्या चीज, और यहां पे अंतराफलकीय कोण, ये दोनों मायने रखने वाले हैं। तो भुजा की लंबाई को और अंतराफलकीय कोण को ध्यान में रख के हम किसी भी क्रिस्टल निकाय के प्रकार के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं क्रिस्टलीय निकाय के बारे में पढ़ने। तो क्रिस्टलीय निकाय जो होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं, है ना। ये जो 7 प्रकार डिवाइड किए गए हैं, ये किसके आधार पर डिवाइड किए हैं, फिर से मैं आपको समझाने बता रहा हूं कि ये 7 क्रिस्टल निकाय जो 7 प्रकार के बताए गए हैं, इन क्रिस्टल निकायों का जो वर्णन है वो भुजा की लंबाई और अंतराफलकीय कोण पर निर्भर करती है ना। ये आप अपने दिमाग में रखिएगा, कभी भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। जो मैंने बताया आपको, क्रिस्टल निकाय 7 प्रकार के हैं, और 7 प्रकार के कौन कौन से हैं इन सबको हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहला जो है, जिसको हम कहते हैं घनीय। घनीय
इंग्लिश में इसको कहते हैं क्यूबिक। तो हमारे पास घनी और ये क्यूबिक। तो इसमें जो भुजा है जिसको आप अक्ष दूरी भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, अक्ष दूरी। तो इसमें जो अक्ष की दूरी होती है जिनको आपने माना है ए और बी और सी। तो घनी जो हमारा क्रिस्टल निकाय होता है, उस घनी क्रिस्टल निकाय में क्या होता है कि अक्ष की दूरी समान होती है, यानी ए अक्ष की दूरी बी के बराबर होगी और बी अक्ष की दूरी सी के बराबर होगी, यानी जो अक्षों की लंबाई होगी वो क्या होगी, समान होगी। दूसरी चीज जो इनकी दूसरी प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं अंतराफलकीय कोण, क्या कहते हैं, अंतराफलकीय कोण। तो अंतराफलकीय कोण का भी मान जो होता है वो समान होता है, यानी अल्फा बराबर बीटा होता है और बीटा के बराबर गामा होता है, और इनकी जो वैल्यू होती है वो 90 डिग्री होती है, 90 अंश के बराबर होती है। तो आप कहोगे जो हमारे, तो आप कह सकते हो कि जो घनीय संरचना, घनीय क्रिस्टल निकाय होता है उसके अक्ष की दूरी समान होती है। तो आप देख रहे हो कि एक बराबर बी होगा, बी बराबर सी होगा, कुछ हमारी इस तरह की संरचना होगी, देख रहे हैं पूरे के पूरे क्यूबिक में समान है। तो इसमें क्या होता है, अल्फा बीटा और गामा किरणों का, अल्फा बीटा और गामा जो कोण का मान होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। दूसरी चीज होती है हमारी, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, आखिर कौन कौन सा घनी क्यूबिक बनाते हैं, कौन कौन से। तो सोडियम क्लोराइड यहाँ पे हुआ, NaCl हुआ, पोटेशियम क्लोराइड KCl हो गया, CSCl हुआ, फिर उसके बाद हमारा Ag हो गया, Au हो गया, है ना, CaF हो गया, डायमंड हो गया। तो ये सभी हमारे क्या होते हैं, ये सभी के सभी हमारे घनीय क्रिस्टल निकाय का निर्माण करते हैं, है ना। दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं द्विसमलंबाच या टेट्रागोनल कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, द्विसमलंबाच या टेट्रागोनल। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो अक्ष की दूरी होती है वो क्या होती है कि ए तो बी के बराबर होगा, बट बी जो होगा वो सी के बराबर नहीं होगा। मतलब इसकी दो अक्ष की लंबाई समान होगी, देख रहे ना, एक अक्ष की लंबाई दूसरे अक्ष की लंबाई के समान होगी, लेकिन तीसरी जो बीमा होगी, तीसरे अक्ष की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, अंतर होगा उनमें, ठीक है ना। इसमें अंतराफलकीय कोण की जो वैल्यू है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी अंतराफलकीय कोण की वैल्यू अल्फा और बीटा और गामा तीनों कोण का जो मान होता है वो 90 डिग्री होता है ना। इसमें देखिए अंतर क्या हुआ, इसमें तीनों अक्ष की दूरी समान है, बट यहां पे क्या हुआ, दो अक्ष समान है बट एक अक्ष अलग हो गया। लेकिन तीनों अक्षों से जो बनने वाला अंतराफलकीय कोण है उनकी वैल्यू क्या है, समान है ना। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं ये भी हम लोग देख लें। तो है SnO2 है, और क्या है, TiO2 है, फिर CuSO4 है जिसको आप कॉपर सल्फेट कहते हो, फिर क्या है, KHPO4 है, फिर एक सब्सटेंस होता है जिसको रूटाइल कहते हैं, है ना। तो ये सभी के सभी कैसा, कौन सा क्रिस्टल निकाय बनाते हैं, द्विसमलंबाच या टेट्रागोनल निकाय का फॉर्मेशन करते हैं, का निर्माण करते हैं। अगला जो हमारा है जिसको हम कहते हैं विषमलंबाच या आर्थोरोहम्बिक, है ना। तो आर्थोरोहम्बिक की प्रॉपर्टीज क्या है, इसके बारे में हम लोग जानकारी रखें। तो आर्थोरोहम्बिक में अगर हम जाते हैं, है ना, तो क्या होता है कि इसके तीनों अक्ष, है ना, अलग अलग होते हैं। ए यानी ए अक्ष, बी अक्ष और सी अक्ष, यानी कोई क्रिस्टल निकाय बन रहा है, उस क्रिस्टल निकाय का जो तीनों अक्ष है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। तीनों अक्ष की, जैसे आपने माचिस की डिबिया देखी होगी ना, उसमें सभी अक्ष क्या है, अलग अलग है, ठीक है ना। तो यो विषमलंबाच हो गया, वो क्या हो गया, विषमलंबाच हो गया। आपने जूते के बहुत सारे डब्बे देखे होंगे, है ना, जिनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग तीनों के नाप होते हैं, तो आप उनको विषमलंबाच कह सकते हो, ठीक है ना। बहुत सारे सिरप के डब्बे आपने देखे होंगे, तो उसमें क्या होता है, लंबाई चौड़ाई अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से उसको हम विषमलंबाच कह सकते हैं। दूसरी चीज होती है ये इसके बॉन्ड अंतराफलकीय कोण का मान, यानी इसके भी अल्फा कोण का मान बीटा कोण के मान के बराबर और गामा कोण के मान के बराबर, और सब के सब 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री के
इक्वल्स होते, यानी तीनों के तीनों कोण का मान 90 डिग्री होता है। ठीक है ना। इसका देखो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। इसका एग्जाम्पल KNO3 होता है, और क्या होता है PbCO3 होता है, फिर क्या होता है BaSO4 होता है, ठीक है ना, K2SO4 होता है। तो मैंने आपको बताया विषम लंबाक्ष, नाम से देखो विषम लंबाक्ष यानी सबके सब जितने अक्ष हैं सब अलग अलग नाप के हैं, यानी सारे अक्ष क्या है अलग अलग हैं, लेकिन इनके सभी कोण का मान क्या है 90 डिग्री है। देख रहे हैं ना, सभी कोण का मान क्या हुआ 90 डिग्री हुआ। लेकिन आपने अब मैंने एग्जाम्पल में क्या बताया इसके, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है ना। अगला चलते हैं हम लोग एकंताक्ष, जिसको मोनोक्लिनिक कहते हैं। क्या कहते हैं मोनोक्लिनिक। अब मोनोक्लिनिक में क्या होता है, जो मोनोक्लिनिक की प्रॉपर्टीज है, अगर हम अक्ष की दूरी देखते हैं तो इसके अक्ष की दूरी भी बराबर नहीं होती है, यानी इन तीनों भुजाओं या तीनों अक्ष, ऐसे कह सकते हो एकंताक्ष या मोनोक्लिनिक जो क्रिस्टल निकाय होता है, इसके तीनों अक्ष की दूरी समान नहीं होती है। इसमें क्या होता है अल्फा कोण का मान जो होता है वो बीटा कोण के इक्वल्स नहीं होता। इसका क्या होता है कि अल्फा कोण की जो वैल्यू होती है वो गामा कोण के वैल्यू के बराबर होती है, और इनकी वैल्यू 90 डिग्री होती है। लेकिन जो बीटा कोण होता है उसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है, 90 डिग्री के समान नहीं होती है। ठीक है ना। अब क्या होता है इसका एग्जाम्पल है Na2SO4 है इंटू 10H2O, और PbCrO4 है, और इसका एग्जाम्पल Na2B4O7 है ना। तो मैंने बताया आपको एकंताक्ष जिसको आप मोनोक्लिनिक कहते हो, इसके तीनों अक्ष की लंबाई अलग अलग होती है। इसमें से दो कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, अल्फा कोण और गामा कोण 90 डिग्री का होता है, लेकिन बीटा कोण का मान 90 डिग्री नहीं होता है। ठीक है ना। तो इसी क्रम में जो पांचवा हमारा है जिस त्रिंताक्ष कहते हैं, जिसको ट्राइक्लिनिक कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो अक्ष की लंबाई होती है वो विषम होती है, यानी तीनों अक्ष की लंबाई समान नहीं होती है, और इसी के साथ जो इनका अंतराफलकीय कोण होता है वो भी अलग होता है, यानी अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा इज नॉट इक्वल्स टू गामा, है ना, यानी आप कह सकते हो गामा, और ये सभी के सभी 90 डिग्री नहीं होते, यानी सभी के सभी 90 डिग्री नहीं होते। इसका एग्जाम्पल है CuSO4 इंटू 5H2O। इसका ध्यान रखना क्योंकि आगे भी एग्जाम्पल आपको मिले थे CuSO4, तो वो CuSO4 जो था वो टेट्रागोनल का एग्जाम्पल था, वहां पे 5H2O नहीं था। ठीक है ना, आप कंफ्यूजन में नहीं पड़ेंगे। यहाँ पे K2Cr2O7 है, और क्या है H3BO3 है। ठीक है ना। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है जिसको हम षटकोणीय या हेक्सागोनल कहते हैं। क्या कहते हैं षटकोणीय या हेक्सागोनल कहते हैं। तो यहां पे देखिएगा जो अक्ष की लंबाई होती है वो दो अक्ष तो समान होते हैं, लेकिन जो तीसरा अक्ष होता है वो अलग होता है, यानी दो अक्ष की लंबाई एक जैसी होती है, एक समान होती है, लेकिन तीसरे अक्ष की लंबाई क्या होती है अलग होती है। ठीक है ना। और इसके कोण की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है अंतराफलकीय कोण जिसको आप कहते हो, वो अल्फा और बीटा कोण ये दोनों तो मिला के 90 डिग्री होते हैं। अल्फा और बीटा कोण कितने होते हैं 90 डिग्री होते हैं, लेकिन जो गामा कोण होता है उसकी वैल्यू 120 अंश होती है। ठीक है ना। और इसी में आपको मैं बता दूं एक और कंडीशंस होती है, एक और ये कंडीशन ये होती है कि जो इसके दो ऐसे कोण होते हैं जिन कोण की वैल्यू 60 अंश भी होती है। दो ऐसे कोण, यानी आप कह सकते हो दो कोण ऐसे होंगे जिनकी वैल्यू क्या होगी 60 अंश होगी। यह विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि, तो मैं आपको बताऊं षटकोणीय हेक्सागोनल, इसमें क्या होता है कि दो अक्ष की लंबाई एक जैसी होती है और तीसरे अक्ष की लंबाई अलग हो गई, लेकिन अंतराफलकीय जो कोण होते हैं उन अंतराफलकीय कोणों में जो अल्फा और बीटा कोण की वैल्यू होती है वो 90 अंश होती है, लेकिन गामा जो कोण की वैल्यू होती है वो 120 अंश होती है। दूसरी चीज जो इसमें दो कोण ये भी बताए गए कि जो दो कोण की वैल्यू होती है वो 60 अंश होती है। ठीक,
चलिए अगला सातवां जो है उसको हम कहते हैं त्रिसमताच। त्रिसमताच, देखो नाम से देखो त्रिसमताच। त्रिसमताच का मतलब हो गया तीनों अक्ष समान है, यानी आप कह सकते हो A इजकल टू B इजकल टू C, यानी इन तीनों के अक्ष समान है। यानी देखो आपको मैंने दिखाया कि A अक्ष B अक्ष के समान है और B अक्ष C अक्ष के समान है। और जो अंतराफलकीय कोण की वैल्यू होती है वो अंतराफलकीय कोण की वैल्यू, किसी भी कोण की वैल्यू 90 डिग्री नहीं होती, लेकिन तीनों कोण एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। यानी अल्फा बराबर बीटा होगा और बीटा बराबर ही गामा होगा, बट तीनों की वैल्यू क्या होगी 90 नहीं होगी, है ना। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं देखिए। षटकोणीय में मैंने आपको एग्जाम्पल नहीं बताया, ZNO इसका एग्जाम्पल था, CAS इसका एग्जाम्पल था, SIC एग्जाम्पल था और AGI भी एग्जाम्पल था, ठीक है ना। और यहां पे त्रिसमताच की जो एग्जाम्पल हैं वो कैल्साइट हैं। कैल्साइट क्या है? कैल्साइट। दूसरा एग्जाम्पल इसका क्या है इसका दूसरा एग्जाम्पल है NaNO3, ठीक है ना। और क्या है? HGS। ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। और एक चीज आप लोगों से मैं कह रहा हूं कि जो चीज आपको नोट करनी हो वो वीडियो को आप पॉज कर दिया करो, रोक दिया करो और नोट कर लिया करो। जरूर कॉपी कलम जब भी पढ़ने बैठो तो कॉपी कलम लेके पढ़ने बैठो, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। जो भी ठीक मैंने ग्रुप में आप लोगों के पूरा चैप्टर का मैंने पीडीएफ डाल रखा है और नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन मैंने अभी लॉकडाउन में आपको इधर उधर किताबें नहीं मिल रही हैं, तो मैंने नेट से किताब की जो पीडीएफ है पहले चैप्टर का उसको मैंने डाउनलोड करके आपके ग्रुप में डाल दिया है। जिसको ना मिला होगा वो मेरे कांटेक्ट नंबर पे संपर्क करेगा, मैं उसको जरूर प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। अगर मेरे आपको जरूरत होगी तो मैं आपको अपना कांटेक्ट नंबर भी दूंगा, है ना, ताकि आप उस किताब को अपने पास रखो। जब तक किताब नहीं होगी तब तक आप पढ़ोगे नहीं, तो इसका विशेष ध्यान रखो, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि 7 तरह का, एक बार हम फिर से रिवीजन इसको करेंगे। ये जो 7 तरह का हम लोग का क्रिस्टलीय निकाय है, तो चलिए सरसरी निगाह से फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। हाँ, तो रिवीजन हम लोग कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। पहला हो गया मैंने बताया क्रिस्टल निकाय 7 प्रकार का होता है। पहला होता है घनीय, जिसको क्यूबिक कहते हैं। इसकी अक्षीय दूरी, तीनों की तीनों अक्षीय दूरी समान होती है और अंतराफलकीय कोण का मान समान होता है और सारे के सारे कोण कितने अंश के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया NaCl हुआ, KCl हुआ, CSCl हुआ, Ag हुआ, Cu हुआ, CaF हुआ, डायमंड्स हुआ। दूसरी जो होती है जिसको हम कहते हैं द्विसमलंबाच, जिसको कहते हैं टेट्रागोनल कहते हैं। इसमें क्या होता है? द्विसमलंबाच, नाम से देख लो ही, दो समलंबाच मतलब दो अक्ष की समान दूरी हो गई। तीसरी दूरी क्या हो गई? अलग हो गई। और तीनों के तीनों कोण के मान समान है और तीनों कोण की वैल्यू कितनी हो गई? 90 हो गई, है ना। और इसके एग्जाम्पल SnO2, TiO2, CuSO4, KHPO4, रुलाइट, है ना। तीसरी हो गई हमें जिसको विषम लंबाच कहते हैं। नाम से देखो विषम लंबाच, यानी सारे का सारा जो अक्ष है वो विषम है, समान नहीं है। तो देख रहे हो ना, A इज नॉट इक्वल्स टू B इज नॉट इक्वल्स टू C। इसको हम अब क्या हुआ? तीनों के तीनों कोण की वैल्यू एक जैसी है, जिसकी वैल्यू 90 डिग्री है। ये यहां पे एग्जाम्पल मैंने आपको दे रखे हैं पोटेशियम नाइट्राइट के लिए। एकंताक्ष के बारे में अगर हम बात करते हैं, जिसको आप मोनोक्लिनिक कहते हो, तो मोनोक्लिनिक में क्या होता है? एकंताक्ष, है ना। अब देखो ये तीनों के तीनों अक्ष समान नहीं है। यहां पे देखो अल्फा बीटा के बराबर नहीं होगी। इसमें क्या हुआ? अल्फा और गामा एक जैसे होंगे, जिनकी वैल्यू 90 डिग्री होगी और बीटा की वैल्यू 90 डिग्री नहीं होगी। पहले ही डिसाइड हो गया कि अल्फा बीटा के इक्वल्स नहीं है। जिसमें आपको एग्जांपल मैंने दिया, Na2SO4 दे दिया इंटू 10H2O, PbCrO4 दे दिया, Na2B4O7। तो इस प्रकार हमारा जो अगला हो गया त्रिनताक्ष हो गया, ट्राइक्लिनिक हो गया, जिसमें तीनों के तीनों अक्ष डिफरेंट हैं, लेकिन इनके तीनों एंगल भी क्या हैं? एक दूसरे के इक्वल्स नहीं है, किसी का मान 90 नहीं है ना। तीनों के तीनों अलग होंगे। यहाँ पे देखो तीनों के तीनों कोण क्या होंगे? अलग होंगे। यहाँ पे अक्ष भी अलग हो गया और एंगल भी अलग हो गया। षटकोणीय क्या हुआ? हेक्सागोनल हो गया। हेक्सागोनल में क्या हुआ? दो अक्ष समान हो गए, तीसरा अक्ष समान नहीं है। यहाँ पे दो कोण समान हो गए, तीसरा कोण समान नहीं है। दो कोण की वैल्यू 90 है, लेकिन एक कोण की वैल्यू कितनी है? 120 अंश हो गई। यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया ZN हो गया, CAS हो गया, SIC हो गया, है ना, ACI। यहाँ
लास्ट जो हम लोगों का सातवां है, जिसको हम क्या कहते हैं, त्रिसमताक्ष कहते हैं, रोम्बोहेड्रल कहते हैं। इसमें क्या होता है, तीनों अक्ष की लंबाई इक्वल सी है, लेकिन यहां पे क्या है कि तीनों कोण की वैल्यू तो इक्वल्स है, तीनों कोण का मान तो समान है, तीनों अंतराफलकीय कोण का मान समान है, लेकिन तीनों की वैल्यू 90 डिग्री नहीं है। जैसे कैल्साइट हुआ, NaNO3 हुआ, AgS हुआ, है ना। तो ये तो हमारे पास जो क्रिस्टल्स ब्रेव्स जालक की, या फिर आप कह सकते हो कि क्रिस्टल निकाय के बारे में थी। तो अगला चीज हम लोग पढ़ने चलेंगे। हम लोग आज ये भी जान लें कि ये ब्रेव्स जालक क्या होता है, और ब्रेव्स जालक के बाद हम लोग ये भी जान लें कि ये ब्रेव्स जालक को हम घनी क्रिस्टल निकाय पे कैसे पढ़ते हैं। चलिए आगे अगली जो टॉपिक हमारी है वो है ब्रेव्स जालक। चलिए आज एक छोटी सी टॉपिक बची थी, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। ब्रेव्स जालक, ये लास्ट टॉपिक है। ब्रेव्स जालक 1848 की बात है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ब्रेव्स, है ना। उन्होंने ये बताया कि ये जो 7 प्रकार के क्रिस्टल निकाय होते हैं, इन क्रिस्टल निकाय में जो जालक बिंदु की उपस्थिति होती है, उसकी जो पॉसिबिलिटी हुई, है ना, उसकी व्यवस्था की निश्चितता हुई। तो उन्होंने बताया कि अगर देखा जाए तो ये 7 प्रकार का जो क्रिस्टल निकाय है, इन क्रिस्टल निकाय में केवल 14 प्रकार की ही व्यवस्था मिल सकती है। यानी ब्रेव्स जालक ने क्या बताया कि जो 7 प्रकार का क्रिस्टल निकाय है, इन 7 प्रकार के क्रिस्टल निकाय में केवल 14 प्रकार की ही आकृति की व्यवस्था हो सकती है। और इस त्रिविमीय जालक की जो व्यवस्था है, उसी के आधार पे उन्होंने क्या बताया कि क्रिस्टल का जो यूनिट होता है, जो क्रिस्टल का आकार होता है, वो 4 प्रकार का होता है। ये 4 प्रकार कौन कौन सा है? पहला उन्होंने बताया सरल जालक, पहला सरल जालक। दूसरा उन्होंने बताया अंतः या काय केंद्री। क्या बताया? अंतः या काय केंद्री, काय केंद्रित। और तीसरा जो था उनका, तीसरी जो फलक केंद्रित, फलक केंद्रित। और जो चौथी संरचना थी, चौथी संरचना उन्होंने बताया अत्य केंद्रित। और ये जो 7 हमारा क्रिस्टल निकाय था, ये 7 क्रिस्टल निकाय इस 4 व्यवस्था के आधार पर 14 प्रकार की संरचना का निर्माण करता है, या 14 प्रकार के त्रिविमीय संरचना का निर्माण करता है। फिर से मैं बता दूं आपको, ब्रेव्स जालक क्या, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम ब्रेव्स था। वो 1848 में उन्होंने ये बताया कि जो 7 क्रिस्टल हैं, इन 7 क्रिस्टल में ये 4 प्रकार की विशेष व्यवस्था पाई जाती है, और इस 4 प्रकार की विशेष व्यवस्था के कारण ये 14 प्रकार के त्रिविमीय जालक का निर्माण करते हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से निकाय कितनी संख्या में क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं, है ना। तो चलते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये सरल जालक क्या होता है, या अंतः या काय केंद्रित जालक क्या होता है, फलक केंद्रित जालक क्या होता है, और अंतः केंद्रित जालक क्या होते हैं। यहां पे आते हैं। सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं सरल जालक। तो सरल जालक क्या होता है? यहां पे हम सरल जालक की बात करेंगे। ये सरल जालक, तो सरल जालक की जो व्यवस्था होती है, इसके प्रत्येक कोनों पर देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, देख रहे हैं ना, यानी प्रत्येक कोनों पे जालक बिंदु उपस्थित होता है। तो आप कहोगे वो ब्रेव्स जालक या वो त्रिविमीय जालक जिसके प्रत्येक कोनों पर केवल जालक बिंदु उपस्थित होते हैं। प्रत्येक कोनों पर, या आप कह सकते हो केवल कोनों पर, प्रत्येक कोनों पर या केवल कोनों पर। तो आप इसको कह सकते हो सरल जालक। क्या कहोगे इसको? सरल जालक। कब सरल जालक कहोगे? जब इसके प्रत्येक कोनों पर जालक बिंदु उपस्थित होगा,
तो इस तरह की संरचना को हम सरल जालक या अर्धजालक भी इसको कहते हैं, प्राइमेटिव लैटिस भी कहते हैं। दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं अंतः। नाम से देखिएगा, नाम से ही अर्थ, बहुत सारा अर्थ नाम से ही पता चल जाएगा। अंतः या काय केंद्रित। काय का मतलब होता है शरीर और केंद्रित का मतलब होता है बीच में, काय केंद्रित। तो यहां पे जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं वो अंतः या काय केंद्रित। तो अंतः और काय केंद्रित की क्या क्या गुण है कि इसके प्रत्येक कोनों पर, यानी इसके प्रत्येक कोनों पर, देख रहे हो ना, आठों के आठों कोने पर एक एक जालक बिंदु है ना, प्रत्येक कोनों पर, यानी कोनों पर, और कोनों के साथ साथ मध्य में, यानी ठीक बीचों बीच। ठीक बीचों बीच का मतलब क्या हो गया कि ना तो ऊपरी फलक पे है, ना तो यहां है, ना तो नीचे फलक पे, यानी किसी छह फलक पे नहीं है, वो ठीक बीचों बीच है, एकदम बीचों बीच। यानी आप क्या करो, जैसे मान लो कि आप रूम में जिस तरह पंखा नहीं लटकता है आपका, तो पंखे को इतना लटका दो कि वो ऊपर छत और नीचे फर्श के ठीक बीच में लटकता हो। तो इसी को हम कहेंगे काय या अंतः या काय केंद्रित, यानी कोनों पर और ठीक मध्य में। मध्य का मतलब क्या, ना तो फर्श पे, ना तो छत पे, ना तो पूर्वी दीवार पे, ना तो पश्चिम वाली दीवार पे, ना तो दक्षिण वाली दीवार पे, ना तो उत्तर वाली दीवार पे, किसी दीवार पे ना हो, क्या हो, ठीक मध्य में हो, पूरे रूम के मध्य में हो, कहीं लटक रहा हो। तो इस तरह को हम कहते हैं अंतः या काय केंद्रित। यानी क्या कहोगे, किसी भी क्रिस्टलीय जालक है ना के कोनों के साथ साथ ठीक मध्य में अगर कोई जालक बिंदु उपस्थित होता है तो उसको अंतः या काय केंद्रित जालक कहते हैं। ठीक है। तीसरा होता है जिसको हम फलक केंद्रित कहते हैं। क्या कहते हैं, फलक केंद्रित। तो ये हो गया मेरा फलक केंद्रित। फलक केंद्रित, तो फलक केंद्रित में क्या होता है, फलक केंद्रित में ब्रेव्स ने ये बताया कि चारों, कि यहां पे क्या होता है कि प्रत्येक कोनों पर एक एक जालक बिंदु है। तो 8 कोनों पे जालक बिंदु हो गया, और प्रत्येक फलक में, यानी ऊपर वाले फलक के ठीक बीच में, यहां बगल वाले फलक के ठीक बीच में, इस फलक के ठीक बीच में, यहां पीछे वाले फलक के ठीक बीच में, आगे वाले फलक के ठीक बीच में, यानी प्रत्येक फलक में। यानी आप कह सकते हो जैसे अपने रूम को अगर आप फलक केंद्रीय जालक मानोगे, फलक केंद्रीय जालक अगर मानोगे, तो छत पे एक रहेगा, एक फर्श पे रहेगा, और जो चारों दीवार हैं आपके रूम में उन पे भी एक एक जालक बिंदु रहेगा। तो उसको हम कहते हैं फलक केंद्रीय जालक। ठीक है ना। अगला होता है जिसको हम लोग कहते हैं अत्य केंद्रित। क्या कहते हैं उसको, अत्य केंद्रित। अत्य केंद्रित। अत्य केंद्रित में क्या होता है कि प्रत्येक कोनों पर एक एक जालक बिंदु होता है। प्रत्येक कोनों पर एक एक जालक बिंदु होता है, और किसी दो फलक पे अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ऊपर है तो नीचे हो जाएगा एक। तो इस तरह की अगर जालक बिंदु उपस्थित हैं तो इस तरह की व्यवस्था को हम अत्य केंद्रित जालक व्यवस्था कहते हैं। समझ गए ना। तो मैंने आपको बताया कि ब्रेव्स जालक, तो ब्रेव्स जालक ने जो 4 व्यवस्था बताई थी वो मैंने आपको बताया। सरल जालक की प्रत्येक कोनों पर, यहां पे प्रत्येक कोनों पर, यानी इसमें कितने होंगे, 8 जालक बिंदु। कितने बिंदु, 8 जालक बिंदु। दूसरी चीज यहां पे अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, अंतः या काय केंद्रित। तो इसमें क्या होते हैं, 8 तो जालक बिंदु होंगे, 8 जालक बिंदु किनारे, लेकिन एक क्या होगा, बीच में होगा। तो सब मिला के कितने हो जाएंगे, इसमें जालक बिंदु 9 हो जाएंगे। यहां पे देखो फलक केंद्रित कि 8 तो कोनों पे होंगे, 8 कोनों के साथ साथ क्या होगा कि 6 फलकों में होंगे, है ना। कहां हो जाएंगे, 6 फलकों में हो जाएंगे। ठीक ऐसे ही यहां पे अगर हम बात करते हैं अंत्य केंद्री की, तो एक केंद्री में क्या 8 कोनों पे होंगे, और 8 कोनों के साथ साथ क्या 2 फलकों में हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह के सब मिला के
सब मिला के ये जो व्यवस्था बताएगी ब्रेव जालक के द्वारा, वो 4 तरह की व्यवस्था बताएगी। और ये 4 तरह की जो व्यवस्था थी, ये जब सातों क्रिस्टल में देखा गया, सातों क्रिस्टल निकाय पे देखा गया, तो ये पूरे के पूरे 14 व्यवस्था को बनाती हैं। और ये 14 की व्यवस्था को कितनी संख्या में बनाती हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। चलिए इधर देखिए, जो घनी क्यूबिक सेल हैं, इसमें इस तरह की 3 संरचना पाई जाती है। जो हमारा द्विसम लंबाच होता है, इसमें 2 संरचना पाई जाती है। जो हमारा विषम लंबाच होता है ना, विषम लंबाच में इसकी 4 संरचना पाई जाती है। उसके बाद एकंताक्ष होता है, तो एकंताक्ष में इसकी 2 संरचना पाई जाती है। त्रिंताक्ष में इसकी 1 संरचना पाई जाती है। षटकोणीय में भी इसकी 1 संरचना पाई जाती है। हमारा त्रिसमताक्ष हो गया, त्रिसमताक्ष में 1 संरचना पाई जाती है। तो इस तरह से अगर हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं, तो ये सब मिला के इनके पास 14 ब्रेव जालक की 14 संरचना को ये अचीव करते हैं। और ये 7 जो हमारे क्रिस्टल निकाय होते हैं, 7 जो हमारे जालक निकाय होते हैं, उन 7 जालक निकायों में जो त्रिविमीय संरचना होती है, वो 14 व्यवस्था में पाई जाती है। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगले क्लास में हम इसी ठोस को लेके आगे चलेंगे। और मैं यही कहूंगा आप लोगों से कि आप जो पढ़ते जा रहे हो, उसका नोट्स आपके लिंक में मैं डाल दूंगा या आपके व्हाट्सएप में मैं भेज दूंगा। ठीक है, तो आप इसको जरूर नोट करिए, नोट्स बनाइए, जब भी पढ़िए कॉपी कलम लेके बैठ के पढ़िए, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। और जो भी क्वेश्चंस हो आप मेरे व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, उसका भी आप लोग जवाब लीजिए और मन लगा के पढ़ाई करिए। और बाकी इसकी जो अगली टॉपिक है वो कल हम आपको जरूर प्रोवाइड कराएंगे। आप लोगों का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।